चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारत की नदियाँ, इंडियन रिवर। भारत की नदियों को दो भागों में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हिमालय अपवाह तंत्र या उत्तर भारत की नदियाँ। दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या इसको दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहते हैं। पहले वाले भाग को हम पढ़ेंगे तीन बड़ी नदी तंत्र में, जिसमें पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दक्षिण भारत की नदियों को भी हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। दूसरा है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये अरब सागर में जाकर ये नदी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो हिमालय प्रवाह तंत्र में पहला आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित मानसरोवर झील के निकट बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है और पाकिस्तान से बहते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्गम से लेकर अरब सागर में गिरने तक सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर भारत से होकर बहती है। भारत में लद्दाख के दमचौक के पास से सिंधु नदी प्रवेश करती है। सिंधु नदी की सहायक नदियों को देख लेते हैं, जिसमें चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी है। इन सभी नदियों को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। चेनाब नदी का उद्गम K12 लारा दर्रा से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है K12 लारा दर्रा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी कहते हैं, क्योंकि चिनाब नदी का निर्माण दो नदियों से हुआ है, जिसमें पहला है चंद्रा नदी और दूसरा है भागा नदी, तभी इसका नाम चंद्रभागा नदी पड़ा है। यह नदी सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज और व्यास नदी आकर मिलती हैं। इनकी आर्थिक विशेषताएं देखते हैं। तो भारत ने जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती जैसे कई बांध बनाए हैं, जो पनबिजली का उत्पादन करते हैं। दूसरी विशेषता देखते हैं। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज है, जो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह पुल नदी के तल से 359 मीटर या 1178 फीट ऊंचा है। सिंधु नदी की दूसरी सहायक नदी है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित वेरीनाग के काला होई ग्लेशियर से हुआ है। झेलम नदी जल विद्युत परियोजनाओं जैसे उरी डैम, जो कि बारामूला जिला में स्थित है, और किशनगंगा डैम के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा शहर है। इसका जो ऐतिहासिक नाम है, प्राचीन काल में झेलम नदी का नाम वितस्ता था, जो ऋग्वेद में भी वर्णित है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। तीसरा आता है रावी नदी। इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। इसे ऋग्वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से भी जाना जाता था। यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण भी करती है। सिंधु नदी की चौथी सहायक नदी है सतलज नदी। इसका उद्गम जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास राक्षस ताल झील से होता है। इस नदी को तिब्बत में लांगकेन जैगो के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी का जो प्रवेश है शिपकिला दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में जो शिपकिला दर्रा है वहीं से प्रवेश करती है। आर्थिक विशेषताओं को देखते हैं। पाखड़ा नागल बांध और नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी पर बने हैं, जो जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। सिंधु नदी की पांचवी सहायक नदी है व्यास नदी। इसका उद्गम स्थल देखते हैं। यह हिमाचल में हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू और कांगड़ा घाटियों से होते हुए पंजाब के हरिके नामक स्थान में सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके जो स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसी स्थान से हरिके बैराज से, याद रखिएगा, हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। राजस्थान में इस नहर को मरुगंगा भी कहते हैं और यह नहर राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। तो गाइस नोट करके मैंने मेंशन किया हुआ है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें भारत को पूर्वी नदियों व्यास, रावी, सतलुज इन तीनों नदियों के पानी का उपयोग करने का अधिकार है, और वहीं पश्चिमी नदियों जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी का लगभग 80% पाकिस्तान को दिया जाएगा। और ये जो समझौता हुआ था, इस पे जो सिग्नेचर किए गए थे वो 19 सितंबर 1960 में किए गए थे।
किन किन ने किए थे? तो हस्ताक्षरकर्ता जो थे वो पंडित हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच किए गए थे। और स्थान की बात करें तो ये कराची में किए गए थे। हिमालय प्रवाह तंत्र में दूसरी नदी तंत्र आती है गंगा नदी तंत्र। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग शहर में मिलती है तब इन दोनों का संयुक्त रूप गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका उद्गम उत्तराखंड के सतोपत ग्लेशियर से हुआ है। इसकी सहायक नदी धौलीगंगा, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी है। धौलीगंगा नदी विष्णुप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। वहीं पर पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आकर और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ का मंदिर। ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका उद्गम गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूरी पर गौमुख से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा राष्ट्रीय नदी का दर्जा, नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का स्थान पर 2 धाराओं में बहती है। पहली धारा जिसका नाम है हुगली नदी और दूसरी धारा तो मुख्य धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। वहीं पर मुख्य धारा गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यही पद्मा नदी आगे बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है, जहां बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश में पद्मा नदी और जमुना नदी का संयुक्त रूप मेघना नदी कहलाती है, जो आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहीं पर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में गंगा नदी की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा या सरयू, गंडक और रामगंगा नदी है। एक एक करके इन सभी सहायक नदियों को भी पढ़ लेते हैं। चलिए, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इसका उद्गम बंदरपूछ चोटी पर स्थित उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यह नदी यानी यमुना नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी है। चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में महू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जाना पाव पर्वत से चंबल नदी निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर के महू क्षेत्र से निकलती है। चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। चंबल नदी इटावा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से बेतवा नदी निकलती है, जो यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी के किनारे सांची शहर बसा हुआ है, जहां सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बौद्ध स्मारक सांची का स्तूप बनवाया था। अगली सहायक नदी है गंगा नदी की कोसी नदी। इसका उद्गम नेपाल के हिमालय से हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी ज्यादातर अपना रास्ता बदलती है और इसी कारण बिहार में बाढ़ अक्सर आती रहती है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी के बारे में, ये गंगा नदी की चौथी सहायक नदी है। इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मैकाले पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मैकाले पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। बिहार के पटना में मनेर के पास गंगा नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। यह कैमूर की पहाड़ियां विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। अगली सहायक नदी है गोमती नदी। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से हुआ है। गोमत ताल को फुरहर झील भी कहते हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। दामोदर नदी, इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। बंगाल में अचानक आने वाली बाढ़ का कारण दामोदर नदी है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। जल प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। हिमालय प्रवाह तंत्र की तीसरी नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उद्गम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। प्रवाह की बात करें तो यह तिब्बत में 2 नामों से
जानी जाती है, यारलुंग और संगपो। चीन से निकलने के बाद यह हिमालय को चीरती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग नदी के रूप में जाना जाता है, और असम में प्रवेश करने के बाद यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है और फिर बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। फाइनली यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है, जिसका संयुक्त रूप मेघना कहलाई जाती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, जहां पर ये सुंदरवन का डेल्टा भी निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें बायां तट यानी लेफ्ट बैंक और दायां तट यानी राइट बैंक। तो बाएं तट पर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की? तो बराक नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। लोहित नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर मिल जाती है, और इसी नदी को खून की नदी भी कहते हैं। राइट बैंक में यानी दायां तट पर मानस नदी, सुबनसिरी नदी और तीस्ता नदी, ये तीनों सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट पर मिलती हैं। तो तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और दूसरा है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी और कावेरी नदी। ये चारों नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, और पूर्व की ओर बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। दूसरी है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो इसमें नर्मदा नदी, माही, ताप्ती और लूनी नदी, ये सभी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इन सभी नदियों को डिटेल में देखते हैं। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में पहली नदी है कृष्णा नदी। इसके बारे में, इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और मूसी नदी है। तो तुंगभद्रा नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। नोट करके मैंने मेंशन किया हुआ है, कृष्णा नदी जल विवाद 1957 में हुआ था। यह विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहा है। तो दूसरी नदी आती है गोदावरी नदी। तो इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। इसकी प्रवाह क्षेत्र देखें तो यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है, और आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। डेल्टा कहाँ पर बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरते समय यह एक विशाल डेल्टा बनाती है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे कृष्णा गोदावरी डेल्टा या केजी डेल्टा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या व्रत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, पूर्णा, प्रवरा, मंजरा और मनेर है। तो तीसरी नदी है महानदी। इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पर्वत से होती है। प्रवाह क्षेत्र, यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होते हुए बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर यह अपना डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। ओडिशा की सबसे बड़ी नदी महानदी है। महानदी पर बना बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध, तो किस नदी पर बना है? महानदी पर। इसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल और जोंक शामिल हैं। महानदी की लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में चौथी नदी है कावेरी नदी। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित ताल कावेरी से होता है। यह नदी प्रवाह की बात करें तो यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा के बाद तमिलनाडु में पुंपुहार के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका धार्मिक महत्व को देखते हैं। कावेरी को एक पवित्र नदी माना जाता है और इसे देवी कावेरी अम्मा के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन तमिल साहित्य में इसे पौनी भी कहा जाता है। कावेरी नदी कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इस पर कृष्णराज सागर और मैटूर बांध बने हैं। शिव समुद्रम द्वीप के पास कावेरी पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी है।
इसकी सहायक नदियां काबिनी, हेमावती, शिमसा और भवानी नदी है। तो गाइस चलिए अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देख लेते हैं, जिसमें पहली नदी है नर्मदा नदी। तो इस नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये नदी बहती है और अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी अपना मुहाना बनाती है। वन्यजीव की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। परियोजनाएं देखें तो इस नदी पर सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, और इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में, और ओंकेश्वर बांध, इन तीनों जैसी बड़ी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर है, जो जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति में मदद करती है। सहायक नदियां देखते हैं तो बाएं तट से बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, गोई और करजन, और दाएं तट पर देखें तो हिरन, तेंदोनी, बरना, कोलार, हथनी और सांग नदी इस नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास कपिलधारा और जबलपुर के पास धुआंधार जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। तो अमरकंटक के पास कपिलधारा और जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसी में माही नदी, दूसरी नदी आती है माही नदी। तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास स्थित सरदारपुर गांव के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। प्रवाह देखते हैं तो मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए और गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में जाकर, यानी अरब सागर में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जिसमें पहली बार मध्य प्रदेश में और दूसरी बार गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पहली बार मध्य प्रदेश में और दूसरी बार गुजरात में। सहायक नदियां सोम, जाखम, चाप, अनास और मोरेन नदी माही नदी की सहायक नदियां हैं। परियोजना की बात करें तो इस नदी पर माही बजाज सागर बांध जो कि राजस्थान में है, और कडाड़ा बांध जो गुजरात में है। तीसरी नदी है ताप्ती नदी। तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्तई आरक्षित वन के पास सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। यह नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यह गुजरात में सूरत शहर से होते हुए खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। परियोजना की बात करें तो इस नदी पर महाराष्ट्र में हथनूर बांध और गुजरात में उकाई बांध और काकापार बांध शामिल है। ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा या दासी मानी जाती है। जो सहायक नदियां देखें तो इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, पंजरा, वागुर, गिरना, बोरी और आनेर हैं। चौथी नदी आती है लूनी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में लूनी नदी चौथी नदी है। तो इसका उद्गम अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की नाग नदी से होता है। राजस्थान के अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों से होकर यह नदी बहती है, और गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ये पहली एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी भी महासागर में जाकर नहीं मिलती। ये विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में जाकर, जो कि गुजरात में है। लूनी नदी को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। इसका पानी शुरुआती हिस्से में तो मीठा होता है, लेकिन रेगिस्तान से गुजरते समय ये खारा हो जाता है। और लूनी नदी एक अंतर्देशीय नदी है, जिसका मतलब है कि यह किसी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। इसकी प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं तो सरदार समंद बांध 1905 में निर्मित यह लूनी नदी की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। दूसरा है जवाई बांध, यह भी लूनी नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।